उच्चिष्ट और निम्निष्ट में क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एक्सरसाइज 6.5 आपकी इस समय चल रही है, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे 18 तक, लेकिन 15 नंबर पे कुछ प्रॉब्लम महसूस की जा रही है तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, देखो इक्वेशन वगैरह तो मुझे लगता है मैंने बना के दे दिया था आपको। क्वेश्चन में ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5 उच्चतम हो। ये क्वेश्चन नंबर 15 देख के ले रहे हैं हम। एक फंक्शन इस पे बनेगा आपका x स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 और दो संख्याओं का योग कितना है 35। उसकी हेल्प से हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो शायद मैंने ये किया था कि x की जगह पर हमने 35 माइनस वाई लिखा था। देखो जरा, ऐसा ही कुछ था, इंटू वाई टू दी पावर 5। ठीक है, फिर p इज इक्वल टू, आप अगर चाहें ऐसे ही डायरेक्ट अच्छा डेरिवेटिव निकालें इसका, डी डी वाई ऑफ p। डी डी वाई ऑफ p करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से करना पड़ेगा। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, तो ये आएगा 5y टू दी पावर 4 प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, इसका करोगे तो 2, 35 माइनस वाई, और 35 माइनस वाई का करने जाओगे तो -1 आ जाएगा। इसकी वजह से आप देखो दोनों से आप कुछ कॉमन कर सकते हो। क्या कॉमन कर सकते हैं आप? 35 माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, और भी चीज़ें कॉमन होंगी। और क्या कॉमन होगा बताइए? वाई टू दी पावर 4 भी कॉमन हो सकता है। अब अंदर जो बचा उसको लिखिए, y की घात 4 चला गया, 5 बच गया, इसकी एक पावर भी चली गई, तो एक ये बच गया, 5 बचा, 35 माइनस वाई बचा, गुणा करवा दो। 5 25, हाथ से लगे 2, 5 3 15 और 2 17। ठीक है, और y में करवाओगे मल्टीप्लाई तो 5y, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस। देखो y की घात 4 चला गया तो एक y बचेगा, और ये पूरा चला गया, माइनस की वजह से हमने इसको माइनस कर दिया, ये पूरा चला गया, 2 बचेगा और एक y बच जाएगा। इस तरह से डी डी वाई ऑफ p इज इक्वल टू 35 माइनस वाई इंटू वाई टू दी पावर 4, और साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये माइनस का 7y हो जाएगा। आप 7 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, 35 माइनस वाई, वाई टू दी पावर 4, 7 कॉमन ले लिया तो 7 2s are 14, 7 5s are 35 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई डी डी वाई ऑफ पी की। इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए हमें डी डी वाई ऑफ पी को 0 लेना पड़ेगा। ये डी डी वाई ऑफ पी है, इसको 0 के बराबर ले लीजिए। 35 माइनस वाई इंटू वाई टू दी पावर 4 इंटू 7 इंटू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार इसे 0 जब आप लेंगे यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 35, यहाँ से y की वैल्यू 0, यहाँ से y की वैल्यू 25, y की वैल्यूज तो यही आई थी ना।
ठीक है। अब उसके बाद हमें करना ये है, इसका गुणनफल एक्स स्क्वायर वाई की घात 5 उच्चतम हो, ये आपको करके दिखाना है। आप चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, ना तो सेकंड ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको एक बार और। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको याद होगा, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पता लगाना है तो उसका लेफ्ट हैंड, जैसे 35 पर आपको पता लगाना है, तो 35 के लेफ्ट हैंड का कोई पॉइंट ले लो और देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। और फिर 35 के राइट का कोई पॉइंट लेके डी डी वाई ऑफ पी को चेक कर लो, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो 1, 2, 3 फलन वाला सूत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है ये हमारे लिए बड़ा पड़ रहा है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लीजिए ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं आप, अगर 35 पर आपको चेक करना है तो 35 के लेफ्ट का कोई पॉइंट लेते हैं, उस पर डी डी वाई ऑफ पी का निशान देखिए, वैल्यू से मतलब नहीं, निशान देखो बस। फिर इसके राइट साइड पे इसका निशान देखिए और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही कर रहे हैं। आप देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले 35 पर एट y इज इक्वल टू 35 के लेफ्ट साइड पे डी डी वाई ऑफ पी का मान क्या हो, कैसा आएगा, तो एट y इज इक्वल टू 35 माइनस एच, लेफ्ट साइड पे मतलब 35 माइनस एच डी डी वाई ऑफ पी। और अगर आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो मैं उसी से करके दिखा देता हूं आपको, उसी से करें जैसे आप बताएं हमको। आपने लगभग वही किया होगा, चलो अच्छा वही कर देते हैं, हटाओ। कर ऐसे भी सकते हैं आप, देखो निशान देख रहा, मैं आपको बताऊं कैसे। 35 वाई की जगह 35 से छोटा नंबर आप लिखने जा रहे थे, तो जब 35 में से 35 से छोटा नंबर लिखेंगे तो मान कैसा आएगा, प्लस। ये प्लस 35 से छोटा नंबर है लेकिन 25 से छोटा तो जरूरी नहीं होगा, ये कैसा दे देगा आपको, माइनस। तो 35 के लेफ्ट साइड पर आपका ये डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके राइट साइड पर जाइए, तो जब आप राइट साइड पे चले जाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा क्योंकि उस समय y 35 से बड़ा होगा, ये भी माइनस आएगा और ये तो माइनस आएगा ही, प्लस आ जाएगा। तो 35 की लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव आया और राइट साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, ये कौन सा पॉइंट होगा, निम्निष्ठ, नेगेटिव और उस साइड में पॉजिटिव, ऐसा जाएगा, निम्निष्ठ पॉइंट मिलेगा आपको। ऐसे 0 पर, ऐसे ही 25 पर चेक कर सकते हो, आपको जिससे मर्जी वैसे चेक करो। चलिए मैं सेकेंड डेरिवेटिव की करके दिखाता हूं, क्योंकि सभी लोगों ने अधिकतर वही किया होगा। डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसको हमको इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो 7 हम बाहर कर लेते हैं और अंदर ये 3 फलन है, 2 फलन रखिएगा बारी बारी से, एक का अवकलन करेंगे। चाहे जिससे स्टार्ट करो, इसका कर लो अवकलन, इन दोनों का ऐसा ही रख लो। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, और इन दोनों को ऐसा ही रख लो आप, प्लस लगा दिया। अब इसका अवकलन करो, इन दोनों को ऐसा ही लिख दो, 35 माइनस 1 y, 25 माइनस y, और उसके साथ 4y क्यूब। उसके बाद अब इसका करेंगे तो इन दोनों का ऐसा ही लिख देंगे, प्लस 35 माइनस y, y टू द पावर 4 इंटू -1,
इसका -1 आ जाएगा। अब y की जगह ये वैल्यूज लिख लिख कर आप इसको देखो। सबसे पहले 35 पर डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। देखो y की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि वैल्यू कितनी आएगी, आप इसके पीछे मत भागिए, आप सिर्फ निशान चेक कर लीजिए बस। 35 लिखेंगे, y की जगह 35 लिखोगे, क्या आएगा 25 माइनस 35, ये कैसा आएगा माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस, और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या बना प्लस बन गया, बस ठीक है। इसमें 35 लिखोगे, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसके बाद 0, फिर प्लस इसकी वैल्यू, ये भी कैसा हो जाएगा 0। कैसी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो x बराबर y बराबर 35 पर दिया गया फलन कैसा होगा निम्नलिखित। आप जानते हैं आपने गलती क्या की, आप पूरा सॉल्व करने लगे होंगे। जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है यार, ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा ना आपको। तो मैंने आपको बोला था देखो शुरुआत में ही कि वैल्यू आ भी जाएगी, कुछ भी आएगी, पर वैल्यू को सॉल्व करने के बाद भी देखोगे आप उसका क्या निशान ही तो देखोगे, तो फिर पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऐसे करो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये वैल्यू कैसे आ गई बेटा पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 35 पर दिया गया गुणनफल प्रदत्त गुणनफल निम्नलिखित है। ऐसे ही 0 पर आपको दिखा, देखो एक लाइन पे आएगी, y इज इक्वल टू 0 पर, y की जगह 0, देखो जहां जहां y की घात 4 है वो तो 0 ही होना है उसको, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे। तो x बराबर 0 पर जो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि 0 पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा हो गया है, फेल हो गया है। तो उस पर जाकर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार 0 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, और एक बार 0 से छोटा कोई भी नंबर लोगे माइनस का तो आ ही जाएगा वो। अब y अगर माइनस का होगा तो ये उससे कैसा कर देगा प्लस, माइनस की घात 4 कैसा हो जाएगा प्लस, यहां भी माइनस आएगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस। तो 0 से लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव कैसा आया प्लस, राइट साइड पे चलिए जब वैल्यू प्लस हो जाएगी, अगर ये प्लस हो जाएगी तो 35 में इसको घटाओगे प्लस, ये भी प्लस होगा, और ये जब प्लस होगा 0 से थोड़ा बड़ा होगा, 25 में 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आएगा प्लस। तो ये भी कैसा आ गया, मतलब साफ है कि 0 के लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव प्लस है, और 0 के राइट साइड पर भी डेरिवेटिव कैसा है प्लस। पता चला क्या है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसे आप सैडल पॉइंट बोलते हैं, या हिंदी में नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो अवकला जाता है वो सेम साइन का आता है, चाहे प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए। तो ये एक नति परिवर्तन बिंदु होगा 0 आपका। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, अरे सारा कुछ करके दिखाया गया। इसके बाद 25 रख के आप चेक कर लो, तो 25 रख के सॉल्व मत करो, केवल साइन को देख लो, आप निशान देख लो। तो जितने बड़े डेरिवेटिव निकलने के बाद ये ऐसे मिलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो फिर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं वो, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो उनमें। केवल जब आप वैल्यू लिखें तो केवल अब उसका निशान चेक करें, बाकी मत कुछ करिए यार। नहीं हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया सब कुछ। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहा आपको बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, वृत्त आपको दिया गया है, दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये आपको प्रूव करना है। एक वृत्त हमको दिया गया है, उसके अंतर्गत आयत जितने भी बनेंगे, जितने भी आयत आप बना लो,
अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आप किसी का पाओगे तो वो वाला आयत वर्ग ही हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। देखो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, आपकी सबसे बड़ी कमी आप जानते क्या है? आप कभी क्वेश्चन को पढ़ के उसको अच्छे से समझने का प्रयास नहीं करते। आपको बस ये लगता है एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने वाली जिम्मेदारी से मुक्ति पा गए और लगने लगे बस। जब तक बेटा, अच्छा देखो, क्वेश्चन एक आपसे कुछ पूछ रहा है ना, अच्छा ये बताइए आप किसी के सवालों का जवाब कब दे पाते हो? आप कोई काम में मशगूल हैं और कोई आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है, फिर आप उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आप सुन ही नहीं पाए अच्छे से। तो किसी के सवालों का अगर आपको आंसर देना है, उसका जवाब देना है, सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू शुड लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। आपको उसको बड़ी सावधानी से उस क्वेश्चन को सुनना पड़ेगा। सरसरी निगाहों से चलते चलते क्वेश्चन पढ़ लेने से क्वेश्चन आ जाएगा। अभी आप बच्चे हैं तो आपको टाइम लगेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप देखिए मतलब क्या है क्वेश्चन को, वो समझने का प्रयास करें। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। मतलब अब मैं इसका समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला कि हम एक वर्ग आपको दिए, वृत्त आपको दिए दे रहे हैं, वृत्त। अब उसके अंतर्गत आप आयत बनाना शुरू करिए और एक ऐसा आयत बनाइए जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो। तो जब आप एक ऐसा आयत बनाने जाओगे ना जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो, तो वो आयत आयत नहीं रह जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा। ये सिद्ध करना है हमको। देख लेते हैं करके। तो मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र ले लिया हमने। और क्योंकि देखो साफ साफ बोला जा रहा है दिए हुए वृत्त, इसका मतलब वृत्त दिया हुआ है। वृत्त दिया हुआ है मतलब क्या दिया है? वृत्त में क्या देंगे? तो इसकी त्रिज्या। भाई वृत्त में और होता ही क्या है? मेन चीज वृत्त की क्या है? रेडियस। अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो आप उसका वृत्त बना सकते हैं। तो उसकी त्रिज्या आपको दी गई है, इसका मतलब ये है। तो यहां पर लिख लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या r है। माना वृत्त की त्रिज्या, भले इसको मानना पड़ा है लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये चीज हमको दी गई है। अगर दी गई है तो ये किसकी तरह से ट्रीट करेंगे इसको? कांस्टेंट की तरह। अब इसके अंदर हमको एक आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल उच्चतम हो। बना लेते हैं। मान लिया ये आयत बना, ऐसे ये आयत हमने बनाया P Q R S। ठीक, इसकी लंबाई हम x माने ले रहे हैं और चौड़ाई माने ले रहे हैं y। माना वृत्त के अंतर्गत बने आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। इतना और हमने मान लिया। ठीक, अब हमको करना क्या है? देखो उन्होंने बोला आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। कौन उच्चतम होगा? क्षेत्रफल। समझ रहे? तो हमको क्षेत्रफल का फलन बनाना पड़ेगा। देखो फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अभी अभी मैंने बताया कि आप जितने भी आयत इस वृत्त के भीतर बनाओगे उनमें से अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत बनाओगे तो आप देखोगे कि वो आयत वर्ग ही होगा। आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है? बस यही तो फर्क होता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई थोड़ी अलग अलग होती है और वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो वर्ग भी एक प्रकार का क्या है? आयत ही तो है। तो आपको किसको मैक्सिमम दिखाना है? आयत के क्षेत्रफल को। और फिर यह सिद्ध करना है कि अगर आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम हो गया तो वो आयत आयत नहीं रह जाएगा बल्कि वो क्या बन जाएगा? वर्ग। तो आप वर्ग को मत सोचिए पहले,
आप आयत का क्षेत्रफल ही निकालिए और उसको आपको मैक्सिमम दिखाना है, और उसके बाद ये भी प्रूव करना है कि अगर क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा तो जो आयत आपने बनाया है ना, ये आयत नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो हमें मैक्सिमम किसको दिखाना है, आयत के क्षेत्रफल को। तो अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, एरिया को ए से लिखते हैं तो हम ए लिखे दे रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई। अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं, पहले लिखे एक लाइन में लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई की जगह x, चौड़ाई की जगह y, समझ जाते हैं अब आप, इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे सीधे। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी अवर फंक्शन। इस आयत का जो क्षेत्रफल है ना, यही हमारा फलन है। बट देयर इज सम प्रॉब्लम दैट दिस एरिया हैज 2 वेरिएबल्स x एंड y। एरिया में 2 वेरिएबल हैं, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो हमारा फलन बनेगा उसमें कितने वेरिएबल रहने चाहिए, 1 वेरिएबल केवल रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट हम इसको, क्या चित्र को देखकर, इसमें से इतनी सारी चीज़ें देखकर कुछ कर सकते हैं जिससे कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए? कर सकते हैं। देखो, एक आयत का आप डायगोनल बना दीजिए। जब आयत का आप डायगोनल बनाओगे, श्योरली इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंफर्म है कि वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। क्यों क्यों कंफर्म है, बताओ? नहीं मालूम? हाई स्कूल नहीं पढ़ा आपने? देखो, एक थ्योरम पढ़ी गई है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। याद आया कुछ आपको? ये एंगल कितना है बताओ? आयत है ना, आयत है तो ये कोण कितना होगा? पक्का ये कहां बना होगा? अर्धवृत्त पर। और ये अर्धवृत्त पर तभी हो सकता है जब ये लाइन व्यास होगी। तो दिस कंफर्म्स कि अगर हम इस आयत का डायगोनल ड्रॉ करेंगे ना, तो श्योरली ये सेंटर से पास हो गई यार। अगर थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर से पास हो जाएगा तो क्या ये व्यास होगा? और अगर ये व्यास नहीं रहेगा तो फिर ये कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये एंगल ऐसा ही एंगल 90 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है कि पक्का ये दोनों कहां पर बने हैं? अर्धवृत्त पर। और ये दोनों अर्धवृत्त पर तभी बने रह सकते हैं जब ये लाइन व्यास बन जाए हमारी। अब समझ आ गया आपको? तो ये व्यास होगी। त्रिज्या कितनी मानी है आपने? r। आप चाहो तो व्यास ही मान लो, क्योंकि हमें व्यास की जरूरत है, त्रिज्या की तो जरूरत है नहीं। तो आप एक काम कर लो, सबने लिख लिया है? चलो लिखा रहने दो। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r। व्यास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो क्या लिखा जाए बताइए? PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR? दिस इज 2R, और 2R का बउआ स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा? 4R स्क्वायर। PQ इज X, QR इज Y। अब ये वो इक्वेशन है। देखो, x और y कैसे हैं? वेरिएबल। r कैसा है? कैसे पता कि कांस्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि दिया हुआ वृत्त, वृत्त दिया है मतलब उसकी त्रिज्या हमको दी गई है। वृत्त की जितनी चीजें सब हम कांस्टेंट ले सकते हैं। अब ये वो इक्वेशन है, इसकी मदद से ना हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चाहे आप यहां से x का मान निकालो या y का मान निकाल लो। y का निकाल लिया जाए तो y की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जाके इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे हम। अब समीकरण 1 से उस पे रखो a इज इक्वल टू एक्स
इंटू वाई की जगह पर अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। देखो भैया ये आ गया सिंगल वेरिएबल में, इसमें जो r आ रहा है ना वो वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। अब क्या करना चाहिए बताइए मुझे, वर्क कर दें? आपको भी ऐसे ही करना अच्छा लगता है? आप देखो, आप ऐसा नहीं कि वर्क करे बगैर आपका आंसर नहीं आएगा, आप चाहे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालें इसका, पर फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग होगी आपकी, पर आंसर वैसे भी आएगा। ये कभी मत सोचेगा कि उस तरीके से आंसर नहीं आता इसलिए वर्क कर दिया जाता है। मैं तो अपने क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए वर्क कर देता हूं उसको। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, दोनों पक्षों का वर्क करने पर ये हमने कर दिया a² इज इक्वल टू, इधर वर्क करोगे तो ये x² लग जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये बना 4r² माइनस x², अंडर रूट हट गया, उस पे अंडर रूट, उस पे स्क्वायर लग गया। इसको कुछ मान लिया जाए भाई, क्या माना जाए? p मान लेते हैं इसको, ठीक है, माना a² इज इक्वल टू p, क्योंकि y ले चुके हैं नहीं तो हम y मान लेते हैं इसको, इसलिए p इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 4r² x² माइनस x⁴। अब ये फलन तैयार है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा d dx ऑफ p इज इक्वल टू 8r² x, 4r² कांस्टेंट, x² का 2x आएगा, मल्टीप्लाई करके ऐसा हो जाएगा, फिर 4x³ क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए d dx ऑफ p शुड बी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे, 8r² x माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम पहले तो 4x कॉमन कर लेंगे, 4x कॉमन करेंगे तो यह आएगा 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0, 4x 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। अब यहां से जब आप x के मान निकालोगे ना, एक बार इसको 0 के बराबर लोगे तो x की एक वैल्यू इसकी वजह से तो 0 आ जाएगी, इससे जब निकालोगे तो इसको 0 के बराबर लिखोगे तो x² इज इक्वल टू 2r² बनेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2r। x की ये दो वैल्यूज निकल के आएंगी। अब x का मान 0 इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हमने x माना किसको है पहले ये बताओ, आयत की लंबाई, और अगर आयत की लंबाई 0 होगी तो आयत कहाँ रहा फिर? तो अगर आयत की लंबाई 0 हो गई तो आयत रहा ही नहीं ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है, x की यही वैल्यू पॉसिबल है। तो पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे। अब d² p अपॉन dx² निकालिए, d² p अपॉन dx², इसका क्या निकलेगा, 8r² माइनस 3 4 12x², 8r² माइनस 12x²। ये समझ में आ रहा है ना आपको? इसका 12x² कैसे आ गया, 4 तो 4 है, x³ का डेरिवेटिव 3x² और 3x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब क्या करना होगा, x बराबर ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी इस पे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, r बाहर है, पर d² p अपॉन dx² इज इक्वल टू, x की जगह पर इसे लिखना है बेटा,
तो ये क्या है 8r² माइनस 12 एक्स स्क्वेयर। एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2r²। अब देखो ये 12 दूना 24r² है और ये 8r² में 24r² माइनस करोगे कितना आएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें निशान बता दो केवल, माइनस आएगा। इसलिए x इज इक्वल टू √2r पर वृत्त के अंतर्गत बने आयत का क्षेत्रफल कैसा लिख दें, उच्चतम कि निम्नतम, उच्चतम है। अब आप देखो आपने बड़े मजे से क्या करके दिखा दिया, आपने बड़ी आसानी से ये तो करके दिखा दिया कि वृत्त के अंतर्गत जो हमने आयत बनाया है, अगर इस आयत की लंबाई x बराबर √2r आप लोगे तो इस आयत का क्षेत्रफल कैसा होगा, महत्तम होगा। पर वो वर्ग वाली बात कहां चली गई, तो देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी आई है √2r। हम y भी निकालना चाहते हैं तो यहां लिख देंगे और y निकालेंगे। उच्चतम वाली बात तो हमने कर दी। अब y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू है √4r² माइनस x² से 4r² तो लिखा रहने देंगे, x² की जगह पर क्या लिखेंगे 2r²। y इज इक्वल टू 4r² में 2r² माइनस हो गए 2r² और y इज इक्वल टू एक बार फिर से कितना आ गया √2r। स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, आपने आयत की लंबाई कितनी मानी थी x, चौड़ाई कितनी मानी थी, x की वैल्यू बताइए, √2r, चौड़ाई का मान बताइए। एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में कब हो सकता है ऐसा, जब वो क्या हो, तो ठीक है आ गया, यही तो करना था प्रूफ। स्पष्ट है कि आयत की लंबाई बराबर, हम ऐसे लिख देते हैं, आयत की लंबाई बराबर आयत की चौड़ाई। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये आयत आयत नहीं बल्कि क्या हो, वर्ग हो। अब क्वेश्चन से ही आप नोट कर सकते हैं। अतः वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। यही हमको प्रूव करना था। आयत की लंबाई का आयत की चौड़ाई के बराबर आ जाना ही इस बात का संकेत है कि जिस x की जिस वैल्यू के लिए आपके आयत का क्षेत्रफल महत्तम आया है ना, उच्चतम, उस वैल्यू पर ये आयत नहीं बल्कि वर्ग बन चुका है। ठीक है, बस इतना सा आपको करना था। समझ आ गया आपको? तो आप जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। आपने सुना हमारा जो हमने पढ़ा क्वेश्चन? ठीक, एक बार फिर और सुनिए
और ध्यान से सुनो जरा, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन। फिगर किसका बनाना है हमको? बेलन का। बेलन में एक चीज में कहा गया है कि प्रदत्त यानी कि दिया गया है, और एक चीज के साथ महत्तम लगाया उन्होंने। तो बेलन की कौन सी चीज प्रदत्त है और कौन सी चीज महत्तम है, बताओ। बेलन का पृष्ठ कैसा है? प्रदत्त, यानी कि वो दिया गया है आपको। और महत्तम आयतन, आयतन कैसा है? महत्तम। के बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। फिर लास्ट में ये प्रूफ करना है आपको। तो एक बेलन है और उस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया गया है, आपको आयतन उसका क्या शो करना है? महत्तम। अगर ये काम आपने कर दिया, फिर लास्ट में ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो आधार के व्यास के बराबर होगी। बस कितना इजी है देखो। यहां पर मैं एक बेलन बना लेता हूं। लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको बोला जाता है। ये मैंने बेलन की हाइट मान ली h, बेलन का रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। जो चीज दी गई है उसके बारे में बोला गया कि पृष्ठ दिया गया है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम S से लिख देते हैं। और देखो बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है और एक संपूर्ण पृष्ठ। यहां पर कौन से पृष्ठ का जिक्र हो रहा है? तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ का ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वक्र पृष्ठ तो कुछ बोला नहीं है। तो अगर केवल वक्र पृष्ठ निकलवाना होता तो वक्र पृष्ठ बोलते, उन्होंने केवल पृष्ठ दे दिया, तो बेलन में जितना भी सरफेस है सब निकाल लो आप। तो सॉरी, बता सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ऐसा, अगर ये एक बेलन है तो 2 पाई आर एच, तो इसका एरिया आ जाएगा पूरा। और आसपास ऊपर और नीचे दो वृत्त लगे हुए हैं इस पे, एक वृत्त यहाँ एक वृत्त यहाँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और दो लगे हुए हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। उसके साथ दो सर्कल लगे हुए हैं, उनके लिए 2 पाई आर स्क्वायर, बस ठीक है। और क्योंकि इसके बारे में बोला गया है कि प्रदत्त पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ हमको क्या है? दिया है। अगर दिया गया है तो S को आप क्या मानोगे? कांस्टेंट। याद रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पृष्ठ का काम कर दिया। आयतन को हमको क्या दिखाना है? महत्तम। तो अब आयतन को सॉल्व करिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, याद होगा फॉर्मूला आपको। अब इस पे मैं देख रहा हूं R और H, दीज आर द टू वेरिएबल्स। H भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है। फिर से वही प्रॉब्लम है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? ये आपकी हेल्प करेगा, देखो, ठीक है। और कैसे? तो यहां से या तो R का मान निकाल के यहां लिख दो तो पूरा H में हो जाए, और या तो H की वैल्यू निकाल के लिख दो तो पूरा R में आ जाए। किसको निकाल के रखा जाए?
आप h निकाल के रखिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। r निकालना आपके लिए मुश्किल है, हम सब के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जगह r है, एक जगह r की पावर 1 है और एक जगह r की पावर 2 है, तो ये r में एक द्विघातीय समीकरण है और वहाँ से r का मान निकाल के लाना, दिस इज समवेयर प्रॉब्लमैटिक, ये थोड़ी सी समस्या से भरपूर रहेगा, इसलिए इसको मत निकालिए, आप h निकालिए। यहाँ से h निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मैं यही निकाले दे रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला टर्म आप इधर भेजेंगे, ये पूरा टर्म इधर आएगा, तो क्या बनेगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये उधर बचा, इसमें h चाहिए तो ये सब गुणा में आ जाएगा, 2 पाई आर। देखो बेटा, ये हमने h निकाल लिया भैया, ठीक है। अब ये h की वैल्यू यहां लिखो, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h की जगह पर s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर और h की जगह पे ये इतनी बड़ी वैल्यू, पाई की से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू एक r बचा बेटा, उसको अंदर भेज दो आप, तो वो बन जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2। अब थोड़ा गौर कीजिए, क्या ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया या अभी भी इसके पास दो वेरिएबल है? कन्वर्ट हो गया, एच हट गया, पूरी इक्वेशन आर में बन गई। अब आर के साथ बाकी जो चीजें आपको दिख रही हैं, 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, एस दिख रहा है, दिस ऑल आर द कांस्टेंट टर्म्स, सब अचर पद है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द फंक्शन इज रेडी टू डिफरेंशिएट, अवकलित होने के लिए फलन हमारा तैयार है। सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू, ये तो बना रहेगा, अचर पद है, एस आर का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, एस 2 पाई आर क्यूब का क्या आएगा, आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, वेरी गुड, अपॉन 2। ठीक, अब बताइए क्या किया जाए, बोलो जल्दी से। क्रांतिक बिंदु पता लगाए जाए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी आर ऑफ वी का मान 0 होना चाहिए और डी डी आर ऑफ वी है ये एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो s विल बी इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, r की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ये r की वैल्यू आ गई। हालांकि प्लस माइनस भी आप लिख सकते थे, पर माइनस हमको वैसे भी नहीं लेना क्योंकि माइनस r तो इसका रेडियस है और रेडियस माइनस में नहीं होगा, तो माइनस तो वैसे भी नहीं लेना था, r का मान निकल आया। अब क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ डी स्क्वेयर वी, आई एम सॉरी, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस का डेरिवेटिव बताओ 0, आर स्क्वायर का 2r, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 12 पाई आर बाई 2, माइनस 12 पाई आर बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। छोड़ो कि मान कितना आ रहा है, अभी लिखना अच्छा पड़ेगा, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई आर। अब r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई पर डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वायर।
डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर के इस मान में आर की जगह इसको नोट करिए। अगर आर की जगह पे बउआ आप ये लिख दोगे तो ये निशान कैसे, ये इसका निशान कैसा आएगा? माइनस ही तो आएगा। आर की जगह लिख देने से प्लस तो नहीं हो जाएगा ये, तो ये माइनस ही आएगा। तो कितना आएगा हमें परवाह नहीं है, निशान हमने देख लिया बस। अब क्या लिख सकते हैं बताओ? इसलिए R इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई पर बेलन का आयतन महत्तम होगा। बेलन का आयतन महत्तम होगा। अब देखिए, बेलन के आयतन को महत्तम तक हमने करके दिखा दिया। अब क्या करना बाकी रह गया है क्वेश्चन के अनुसार, बता सकते हैं आप मुझे? प्रदत्त पृष्ठ, तो पृष्ठ हमने ले लिया, आयतन को महत्तम भी दिखा दिया, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये चीज सिद्ध करनी है। ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है मतलब h बराबर 2r, आपको प्रूव करके दिखाना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक काम कर लो, इसकी मदद लो आप, ये जो h की इक्वेशन है, अब h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर से। भाई हमें बेटा यही तो करना है ना कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। अब ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी तो उसकी इक्वेशन में h और r दोनों आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है h और r दोनों आ रहे हैं? इसमें तो h और r दोनों आ नहीं रहे, इसी में h और r दोनों आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। आप ये लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसमें क्या किया जाए, देखो आपको कुछ भी करो पर ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर दिखाओ। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो r की जगह पर अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई लिखो यहां और यहां। दूसरा रास्ता यह भी है कि आप चाहें तो s की जगह सीधे 6 पाई आर स्क्वायर नोट कर सकते हैं। समझ रहे हमारी बात? पहला वाला जो रास्ता था उसमें r की जगह मान लिख देते तो इस इक्वेशन से r उड़ जाता, r खत्म हो जाता। वो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे देखो, क्योंकि अधिकतर बच्चों को यही मन में होगा ना कि r की वैल्यू हमने निकाली है तो हम r का ही मान लिखेंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, पर आप ये भी तो सोचो आपको करना क्या है। आपको हाइट को व्यास के बराबर दिखाना है। हाइट और व्यास एक दूसरे के बराबर हो उसके लिए मुझे h भी चाहिए, r भी चाहिए। अब अगर r का मान आप लिख भी दोगे इस पे तो r तो खत्म हो जाएगा ना, इससे r कहाँ आएगा उस पर? हमको r रखना है, हटाना क्या है? तो आंसर मुझे s नहीं चाहिए इस पे। तो s की वैल्यू जो आई है 6 पाई आर स्क्वायर, उसको वहां नोट कर दो। अब s की जगह पे क्या लिखोगे बताओ? 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 6 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 जा 4 कैंसिल, r से एक r कैंसिल। r इज इक्वल टू कितना आ गया? 2r आ गया। h क्या है? बेलन की ऊंचाई। और 2r क्या है? बेलन के आधार का व्यास। आधार का व्यास। और देखिए यही तो हमको प्रूव करना था। आप लिख सकते हो यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब बताएं, समझ नहीं आया ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 21 पे है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है डिब्बों का, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, और डिब्बे कैसे बने हैं, बेलनाकार है और ऊपर से ढक्कन वक्कन सब लगा हुआ है, बंद बोला जा रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि ढक्कन वक्कन सब लगा हुआ है। न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक बात तो चलो ठीक है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, पर एक चीज तो क्लियर हुई कि डब्बा कैसा बना हुआ है, बेलनाकार। तो चलिए पहले बेलनाकार डब्बा बना लेते हैं, वही फिगर बना रहने देते तो अच्छा होता है यार, फिर से दोबारा बनाने में टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है मुझे, ध्यान नहीं दिया मैंने, पहले पढ़ लेते हैं। And let the height of the box is small h and radius small r। आयतन इसका दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। डिब्बे का आयतन कितना होगा भैया, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज हमको दी गई है। अच्छा फिर से पढ़ते हैं, आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, न्यूनतम शब्द किसके लिए लगा, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करिए। तो आयतन हमको दिया गया है, न्यूनतम शब्द किसके लिए है, पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमें न्यूनतम दिखाना है। इसके बाद डिब्बों की विमा, डिब्बे की विमा ज्ञात करिए। विमा का मतलब है उसकी, विमा में दो चीजें आती हैं, उसकी हाइट आती है, उसका रेडियस आता है। तो आपको हाइट पता लगानी है, आपको रेडियस पता लगाना है, बस ये दो काम आपको करने हैं। और उससे पहले दिखाना न्यूनतम किसको है, पृष्ठ को। तो पृष्ठ न्यूनतम हम दिखाते हैं, देखो कैसे करेंगे। बेलन का आयतन दिया गया है, पहले काम करते हैं आयतन का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या आपको याद है, अगर डिब्बा किस आकार का बनाया गया है, बेलन के आकार का, तो डिब्बे का आयतन मतलब बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। चलो इसको हम बना रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यही इक्वेशन है जो हमारी हेल्प करेगी हमारे फलन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में, यही वो समीकरण है। तो बेलन का या डिब्बे का पृष्ठ डिब्बे का पृष्ठ, पृष्ठ क्या होगा, बेलनाकार बंद ढक्कनदार डिब्बा है, 2 पाई आर एच इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, जो अभी हमने बताया था आपको। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में पृष्ठ दिया गया था तो आयतन को महत्तम दिखाना था, ऐसा कुछ था, और इस बार आयतन दिया गया है तो पृष्ठ को न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, अब यही हमारा फलन है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, आर और एच। आप किसी तरीके से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, उसके लिए ये इक्वेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हम आर का मान निकाल के यहां लिखें, एच का मान निकाल के यहां लिख दें, कौन ज्यादा इजी पड़ेगा, एच। आर आप निकालोगे भी तो आर स्क्वायर निकलेगा, आर स्क्वायर और आर भी हमको चाहिए फिर, तो वर्गमूल वगैरह आ जाएगा। हम एच निकाल देते हैं, एच की वैल्यू कितनी आएगी यहां से बताओ, ये अपॉन में आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। जहां एच था केवल वहां हम लिख दिया हमने। सॉल्व करिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, एस की वैल्यू आ गई 200, 2 इंटू 100 200 अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पृष्ठ का फंक्शन तैयार है। अब आप इसके लिए आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहले
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है मुझे इससे, तो इसे लिखेंगे डी डी आर ऑफ एस इज इक्वल टू, ये तो बउआ अचर है, 1/r का डेरिवेटिव बताइए, -1/r², जैसे 1/x का -1/x², तो 1/r का -1/r², r² का 2r, तो ये बन जाएगा 2πr। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी आर ऑफ एस का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। ये डी डी आर ऑफ एस है, इसको लिखिए और इसे 0 के बराबर लिखिए। ये -200/r² प्लस 2πr इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो ये 2πr इज इक्वल टू 200/r²। हमें r चाहिए तो r इधर ले आओ स्क्वायर, r² इस r से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा, r³। तब तक ये 2 से 200 को काट देंगे, 100 आ जाएगा, 100/π। देखो r² इस r के साथ मिलकर r³ बना लिया, पाई उधर चला गया केवल, तो 100/π आ गया। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/π टू द पावर 1/3। ये बेटा r की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमको, इसका सॉल्व करेंगे। अब d²s/dr², इसका करोगे तो ये माइनस का 200 तो पहले से ही है, -200। 1/r² का क्या आएगा, -2/r³, -2/r³ प्लस लगाया, 2πr का कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, r का 1, तो d²s/dr² इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 400/r³ प्लस 2π। अब r की ये वैल्यू लिखो और इस पर इसको निकालो। अब r इज इक्वल टू 100/π टू द पावर 1/3 पर d²s/dr² इज इक्वल टू, r बराबर 100/π टू द पावर 1/3 पर d²s/dr² का मान, तो r की जगह पर ये वैल्यू लिखोगे। अब क्या फर्क पड़ेगा लिखने से, कुछ फायदा नहीं है, आप केवल सोचो और ये बताओ निशान कैसा आएगा। r³ की जगह पर क्या लिखना है, तो बेटा जब यहाँ पर r³ की जगह 100/π लिख दोगे तो ये टर्म कैसा होगा, प्लस की माइनस, और ये कैसा, इसमें तो r है ही नहीं, तो ये तो प्लस है ही, प्लस और प्लस जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लस, इसलिए ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इस वैल्यू का पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि बेलन का जो पृष्ठ है, डिब्बे का जो पृष्ठ है वो कैसा है, निम्निष्ठ। इसलिए r इज इक्वल टू 100/π टू द पावर 1/3 पर डिब्बे का पृष्ठ न्यूनतम है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, आयतन को यूज करके पृष्ठ को न्यूनतम दिखा भी दिया।
अब क्या करना बाकी रह गया, इस क्वेश्चन कुछ बाकी है। तो डिब्बे की विमाएं ज्ञात करें। डिब्बे की विमाएं मतलब उसकी हाइट पता लगाओ, उसका रेडियस पता लगाओ। तो एक चीज तो पता हो ही गई होगी इसमें से, रेडियस पता हो गई है। देखो आपको बस आपको पता क्या लगाना है, हाइट। देखो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, है ना। चलो इसको यूज करो। अब h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर से पाई की जगह पर पाई आर स्क्वायर, आर की ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे तो आर की वैल्यू में पावर 1/3 है, स्क्वायर कर दोगे तो पावर 2/3 आ जाएगी। ये होगा 100 अपॉन पाई टू दी पावर 2/3। नहीं समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखो सभी लोग, ये क्या है भैया, 100 अपॉन पाई, पावर कितनी है 1, ठीक है। और ये क्या है 100 अपॉन पाई, पावर कितनी है 2/3। अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 100 अपॉन पाई टू दी पावर 1 माइनस 2/3। पावर भाग में घट जाती है ना, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन पाई टू दी पावर 100 अपॉन पाई टू दी पावर 1/3। अरे ऊंचाई और रेडियस सेम आ रही है, एक मिनट में चेक कर लो जरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिज्या आ रही है 50 अपॉन पाई टू दी पावर 1/3 और ऊंचाई आ रही 2 इंटू 50 अपॉन पाई टू दी पावर 1/3। इसका मतलब है कहीं हम लोगों से गलती हुई है, चेक करो कहाँ गलती हो गई भाई। -200/r² प्लस 2πr। कहां पर, इस जगह पर क्यों 2πr²? नहीं यहां तो अवकलन नहीं किया ना हमने, तो h मान ओ, हम लोगों से ये गलती हुई है कि बेलन का जब हमने पृष्ठ लिया है ना तो वक्र पृष्ठ लेना था और दोनों तरफ के वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए 2πr²। और यहां पर हमने क्या लिखा है, केवल πr²। ये गलती हो गई है भाई, आई एम सॉरी, हम इसको सही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी 2πr² और यहां पर भी 2πr²। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4πr, ये आएगा 4πr। यहां भी 4 से जब इसको कैंसिल करोगे आप तो ये 50 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू बनेगी 50, 4 से कैंसिल करने से ये आएगा। तो ठीक है 50 अपॉन पाई टू दी पावर 1/3, ठीक है। और ये चीज कहीं रिफ्लेक्ट हुई है, फिर इसका किया हमने तो इसको 4π आना चाहिए, जो कि ये 2π हमने लिख रखा है। फिर r बराबर, फिर यहां पर बदला जाएगा चलो आ रहे हैं 50 अपॉन पाई
ठीक है, बताते जाइएगा। यहाँ 4 पाई तो h इज इक्वल टू 100/πr² से, इसके बाद ये पूरा का पूरा गलत हो गया। चलिए देखिए, h इज इक्वल टू, यहां तो 100 ही है, अपॉन पाई r², r की वैल्यू ये आई है, इसका स्क्वायर कर दें आप, तो ये बन जाएगा 50/π⁴ 1/3। ठीक है, एक काम और करिए, ये क्या लिखा हुआ है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा, 2 × 50 कर सकते हैं। आप इसमें इसको देखो, 50/π और इसकी पावर कितनी है 1, ये 50/π पावर कितनी है 1/3, तो भाग में तो घाटें घट जाएंगी ना, स्क्वायर है r का। अब r का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा 2/3। अब ये 50/π की घात 1 है और ये 50/π⁴ 2/3, भाग में घातें घट जाएंगी, 2 लिख दिया। अब इसकी घात घटा देंगे तो 50/π⁴ इसकी पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। इस तरह से h की वैल्यू आ जाएगी 2 × 50/π⁴ 1/3, और ये r की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई, ये हाइट आ गई। ये जरा सी गलती हमसे हुई थी कि यहाँ पर मुझे पृष्ठ के लिए दोनों तरफ का एरिया चाहिए था वृत्त का, तो हमने उसको πr² ही केवल लिख दिया था, पता नहीं आया माइंड में उस समय। अभी आपको समझ आ गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया आपने 21। ठीक है, 22 और इससे आगे के क्वेश्चन सब हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास पे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे मैथ्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।